हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। जी हां, ये प्रश्न जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 प्रश्न आएंगे, इन्हीं प्रश्नों से बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। कहां से बहुविकल्पी प्रश्न इन प्रश्नों से बनेंगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर चलिए देखते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। इस प्रश्न से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। यहां पर उत्तर हो जाएगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। और यदि बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो ऐसा आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो उत्तर हो जाएगा 1789 ईस्वी में, जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। फ्रांस की क्रांति जब हुई तब वहां पर क्या हुआ, लुई वंश के शासन का अंत हो गया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। और फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप ही वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इस क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो कुछ इस प्रकार से थे। पहला कारण क्या था, अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय वहां पर किसका शासन था, लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। लुई 16वां जो शासक था वह एक अयोग्य शासक था, जिद्दी था, अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन तथा कैसा शासक था, बिल्कुल बेकार शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था और इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। और इसी कारण से क्या हुआ, जनता उसके विरुद्ध हो गई और फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हुई। दूसरा कारण क्या था, मध्यम वर्ग। दूसरा कारण था मध्यम वर्ग। यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। और यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। लोकतंत्र का पक्षधर था, यानी ये जो वर्ग के, इस वर्ग के जितने भी लोग थे ये सभी लोकतंत्र के पक्षधर थे और निरंकुश राजशाही का विरोध करने वाले थे। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया, यानी इस वर्ग ने पूरा समर्थन किया। जब जनता ने फ्रांस की क्रांति का आरंभ किया तो इस वर्ग ने भी इस क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई। अगला कारण क्या था, आम जनता की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण था आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। इस समय यानी फ्रांस का जो शासक था, उच्च वर्ग जो थे और वहां के जो कुलीन वर्ग थे, जहां
विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, अच्छे ढंग से सुख सुविधा पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं पर आम जनता की स्थिति क्या थी? बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। अगला कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? कि मजदूर वर्ग की दुर्दशा। अगला कारण था मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्य वर्धक परिस्थितियां नहीं थी। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, यानी जो मजदूर कार्य करते थे फैक्ट्रियों में उनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। और यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उसे उद्योगपति मुआवजा भी नहीं देते थे। यदि कोई मजदूर काम करते वक्त किसी दुर्घटना से ग्रसित हो जाता, यानी उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती, तो उद्योगपति उसे किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा और जैसे ही मौका आया इस वर्ग के लोगों ने भी क्रांति का पक्ष लिया, यानी ये जो मजदूर वर्ग था ये भी क्रांति की ओर शामिल हो गए। क्रांति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तत्पर हो गए। अगला कारण था दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का प्रभाव, इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। जो दार्शनिक थे इस वर्ग ने क्या किया? इस वर्ग ने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, यानी कैसा प्रशासन है इसके बारे में जनता को बताया। न्याय व्यवस्था कैसी थी या न्याय व्यवस्था में क्या कमियां थी उसके बारे में, फ्रांसीसी समाज की जो बुराइयां थी उसके बारे में जनता को बताया, जनता को अवगत कराया और इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया। इस वर्ग ने यानी दार्शनिकों ने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया और जिस कारण से जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। और इस कारण से जनता क्या हो गई? क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। तो यह भी कारण था फ्रांस की क्रांति का। अगला कारण क्या था यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला कारण था स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अगला कारण था फ्रांस की क्रांति का स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया था कि लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, यहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। यानी लोगों के जो धार्मिक विश्वास थे, जो वह लोग मानते थे, उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे, यानी जो फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे उन पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए क्या कहा? लेत्र द काशे, यानी बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे कैद करने का आदेश पत्र जारी कर दिया, जिस कारण से वहां की स्थिति और भी भयानक हो गई, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। तो फ्रांस की क्रांति के 6 प्रमुख कारण थे। पहला था अयोग्य शासक, दूसरा था मध्यम वर्ग, तीसरा था आम जनता की दयनीय स्थिति, चौथा मजदूर
मजदूर वर्ग की दुर्दशा, और पांचवा था दार्शनिकों का प्रभाव, और अगला स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। जो भी मैं आपको प्रश्न बताऊं आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, अच्छे ढंग से अच्छे अंक लाने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और यह प्रश्न अन्य तरीकों से भी आ सकता है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, या भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, या महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया, कोई 2 उदाहरण दीजिए, या फिर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो प्रश्न इतने प्रकार से आ सकता है, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न 2020 और 2022 में आ चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। इसे आप जरूर तैयार कर लेना, और यहां से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। उत्तर क्या होगा कि महात्मा गांधी अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तथा जनवरी 1915 में वह भारत वापस लौटे। प्रश्न यहां से बनता है कि महात्मा गांधी वापस कब आए, यानी भारत वापस कब लौटे। तो बहुविकल्पी प्रश्न आता है, उत्तर हो जाता है, या उत्तर होगा 1915 में। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, और इस पद्धति को वह सत्याग्रह कहते थे। इस पद्धति को क्या कहते थे महात्मा गांधी जी? सत्याग्रह कहते थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जब भारत वापस आए तो इन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। 1917 में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, और जो दमनकारी बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, जिस कारण वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। कब? 1918 में महात्मा गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहां जा पहुंचे? अहमदाबाद जा पहुंचे। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव
काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। और इस कानून के जरिए क्या व्यवस्था थी कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने को अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट के दौरान सरकार को कैसा अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जो है जेल में बंद रख सकती थी। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। रॉलेट सत्याग्रह में सफलता मिलने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। प्रश्न आता है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। और इसके तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग जताने के लिए लोगों से अपील की थी। इस आंदोलन में स्कूल, कॉलेज, न्यायालय ना जाएं और ना ही कर चुकाएं, ये सारी चीजें लोगों को करने के लिए कहा गया था। तत्पश्चात इस आंदोलन का स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, जिसे डांडी सत्याग्रह या डांडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू किया? नमक सत्याग्रह शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार कर दिया था, जिसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला। कितने दिनों का? 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला, यानी पैदल चले। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। प्रश्न आता है भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। उत्तर होगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 8 अगस्त 1942 को बंबई में सत्र शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र शुरू हुआ बंबई में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद भी युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़ फोड़ करते रहे और आंदोलन को जारी रखा। अंततः क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक अलग देश बना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के फलस्वरूप, उनकी मेहनत के फलस्वरूप हमारा भारतवर्ष क्या हो गया? आजाद हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार से छुटकारा पा गया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण थे जिनमें गांधी जी ने आत्मबल को सत्याग्रह के हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा उत्तर। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जो भी मैं प्रश्न बताऊं आप जरूर नोट करते रहिए, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो। तो इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। जय हिंद।